गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग जी, गुड गुड इवनिंग इवनिंग। सर। गुड इवनिंग। क्या पढ़ाई करनी है आज? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन करना है, गुड। एक सेकेंड बेटा। साकेत क्या हुआ बेटा? कल होगी तुम लोग की क्लास, आज डाउट क्लास थी एक। जो बचे हुए बच्चों हैं उनके सेकंड ग्रुप की जो डाउट क्लास होगी वो किस दिन है? पिनाकल की आई थिंक सैटरडे को है। हाँ सैटरडे। यस सर। ठीक है, तो आज जो डाउट क्लास हुई थी उसको मैं शेयर कर दूंगा, आप लोग देख लेना। उसके अलावा जो डाउट होंगे वो सैटरडे को हो जाएंगे। तो दोनों डाउट क्लासेस ग्रुप में शेयर करता रहूँगा मैं। अच्छा, सुबह से पढ़ रहे हैं? ठीक है बेटा, कोई बात नहीं है, थोड़ा सा और पढ़ लो, ज़्यादा लंबी नहीं रखेंगे क्लास को। ठीक है, मतलब ये वाली क्लास जो होगी वो टाइमिंग 2 to 4 बेटा, एक बार कंफर्म कर लेना। आई थिंक 2 to 4 है, 2 PM to 4 यस PM। सर। तो साकेत, इस क्लास को थोड़ा लाइट रखेंगे। वैसे भी इस क्लास के अंदर में ना ज़्यादा क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट ही करने हैं थोड़े से, बहुत हेवी सम्स तो होंगे नहीं कोई भी। तो लेट अस बिगिन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है क्या बेसिकली? तो और इस फंक्शन का ओरिजिन कहाँ से हुआ? फंक्शन तो आप समझते हो, व्हाट इज फंक्शन? फंक्शन एक मशीन होती है विच जनरेट्स एग्जैक्टली वन आउटपुट फॉर ईच इनपुट। तो कोई भी ऐसा ऑपरेशन जिसमें एक इनपुट के कॉरेस्पॉन्डिंग सिर्फ एक आउटपुट मिलता है, उसको हम एज ए फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं इन मैथमेटिक्स। जैसे मॉड है, तो आपको पता है कि किसी भी नंबर का एक यूनिक मॉड होता है, उसके उसका मैग्नीट्यूड यूनिक होता है जो उसके साइन को डिसरिगार्ड करके आता है। तो मॉड भी एक फंक्शन जैसा बिहेव कर रहा है ना? इसी तरह से आप ट्रिग्नोमेट्री जैसे पढ़ते हो, है ना? तो ट्रिग्नोमेट्री आपने 10th में करी थी, तो उसमें क्या था? साइन, किसी भी एंगल का साइन, किसी भी एंगल का एक ही साइन का वैल्यू होता है ना? किसी एंगल के कोसाइन की वैल्यू यूनिक होती है, किसी एंगल के टैन की वैल्यू यूनिक होती है। तो वो साइन, कोसाइन, टेंजेंट, ये सब क्या है? फंक्शन है। स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट आपने देखा था कि किसी भी नंबर का दो स्क्वायर रूट होता है, इसीलिए उसका फंक्शन जब डिफाइन किया तो स्क्वायर रूट फंक्शन में हमने बोला कि सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू, सिर्फ पॉजिटिव वाली वैल्यू को स्क्वायर रूट फंक्शन बोलते हैं। तो फंक्शन मतलब है यूनिक आउटपुट होना चाहिए, राइट? अब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का आइडिया कहाँ से आया और ये क्या है? तो पहले डेफिनेशन लिखो, फिर उसका ओरिजिन के बारे में समझते हैं। तो आप हेडिंग देंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, हेडिंग होगी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जिसको हम एब्रीविएट करते हैं तो GINT, जिंट फंक्शन भी बोलते हैं। तो इस पूरे डिस्कशन में हम लोग दो तरह का फंक्शन पढ़ेंगे, ग्राफिंग एक साथ करेंगे एंड में। इसकी मतलब ग्राफिंग करने से पहले हम आपको थोड़ा सा कुछ ट्रांसफॉर्मेशन भी बताएंगे और ग्राफिंग एक साथ करेंगे आपकी बैच में, ठीक है? जिंट के बाद तो जिंट एंड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ये दो फंक्शन हमारे टारगेट में है आज। ये दोनों फंक्शन के बारे में हम समझेंगे कि क्या होता है, ठीक है? अब जिंट फंक्शन से बिगिन करते हैं। जिंट क्या है, फिर हम टेकअप करेंगे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो ये इट इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या इंटीग्रल पार्ट फंक्शन भी बोलते हैं। इंटीग्रल पार्ट फंक्शन भी बोलते हैं, इसी को ब्रैकेट फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है? तो लैडर फंक्शन भी बोलते हैं, इसके वेरियस नेम्स हैं। और ये है क्या, तो लिखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। अगर एक्स कोई इंटीजर है और उसके ऊपर में ये फंक्शन हम लगा रहे हैं, या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, इसी को इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स भी बोलते हैं। तो इंटीजर पार्ट फंक्शन ऑफ एक्स इज द लार्जेस्ट इंटीजर which does not exceeds x। जस्ट पहले लिख लो इस बात को, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, इसका नोटेशन होता है स्क्वायर ब्रैकेट एक्स। इट इज दैट लार्जेस्ट इंटीजर विच डज नॉट एक्सीड एक्स। अब ये बात को समझो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है
कि अगर नंबर लाइन देखो, ये नंबर लाइन है, अब इस नंबर लाइन पर यहाँ 0 है मान लो, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, ऐसे सारी नंबर्स हैं, इंटीजर्स पहले मार्क किया, और हर दो इंटीजर के बीच इन्फिनिट नंबर ऑफ रियल नंबर्स हैं। अब मान लो कि कोई नंबर है x, कहीं पर भी हो सकती है, मान लो x यहाँ है, तो इंटीजर पार्ट ऑफ x क्या होगा, इसका नोटेशन है x का इंटीजर पार्ट क्या है, तो बोलेंगे x से छोटे जितने इंटीजर हैं, x से स्मॉलर जितने इंटीजर हैं, ये वो इंटीजर्स हैं बेटा जो x को एक्सीड नहीं करते। 1 x को एक्सीड नहीं करता, 2 x को एक्सीड नहीं कर रहा है, 3 x को एक्सीड कर रहा है। यहां पर बोला गया विच डज नॉट एक्सीड x। तो कितने इंटीजर होंगे जो किसी किसी रियल नंबर x को नहीं एक्सीड करेंगे? इनफिनाइट, क्योंकि उस x के लेफ्ट में जितने भी इंटीजर हैं सारे उसको एक्सीड नहीं करते हैं। अब बोलेंगे द लार्जेस्ट इंटीजर, उनमें से जो सबसे बड़ा है, जो सबसे बड़ा है वो कौन है? यहां पर 2 दिख रहा है, तो लार्जेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। तो जिंट x क्या है? लार्जेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू x, मतलब x के इक्वल या उससे छोटे जितने भी इंटीजर हैं उनमें से जो ग्रेटेस्ट है वही जिंट x की वैल्यू है। अब यहां पर एक बात बड़ी सिंपल से दिख रही है कि हमें करना क्या है, जिंट x को डिटरमिन करने के लिए हमें क्या करना होगा? तो हम बोलेंगे सबसे पहले सिलेक्ट ऑल इंटीजर्स लेस आर इक्वल टू x, एंड सेलेक्ट नहीं कलेक्ट लिखो, कलेक्ट वो ज्यादा सुइटेबल वर्ड होगा। कलेक्ट ऑल इंटीजर्स लेस देन इक्वल टू x एंड देन सिलेक्ट ग्रेटेस्ट ऑफ देम, select largest of them। ये 2 स्टेप का प्रोसेस होगा। उस नंबर के इक्वल या उससे छोटे, मतलब उस नंबर या उससे लेफ्ट की तरफ जितने इंटीजर है उनको पहले इकट्ठा करो और उस सेट का मैक्सिमम एलिमेंट ले लो। इससे एक बात क्लियर हो जाती है कि x पर पहले फोकस करो। x अगर खुद ही इंटीजर है, मान लो x 2 है, तो उसका जिंट x क्या होगा? 2 खुद ही हो जाएगा। अगर x 3 है तो जिंट x क्या होगा? जिंट ऑफ 2 क्या होगा? तो 2 या 2 से छोटे जितने इंटीजर उसमें सबसे बड़ा 2 ही है ना। जिंट 3 क्या है? 3 ही है। जिंट 0 क्या है? 0 ही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जिंट x के वैल्यू x के ही इक्वल हो जाएगी। कब? when जिंट x become equal to x if x belongs to integer। अगर खुद x एक इंटीजर है तो किसी भी इंटीजर का इंटीजर पार्ट वो खुद ही होता है। अगर इनपुट इंटीजर है तो आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट हो जाएगा। बट अगर x इंटीजर नहीं है, अगर x नॉन इंटीजर फ्रैक्शन है, तब क्या होगा? जैसे x अगर यहां है, अब ये 2 इंटीजर के बीच में कोई नंबर है, जब भी x इंटीजर होगा तो वो उसके आजू बाजू में, उसके नेबर में एक उससे छोटा इंटीजर होगा, एक उससे बड़ा इंटीजर होगा। तो जिंट x की वैल्यू क्या होगी? उसके लेफ्ट का नियरेस्ट इंटीजर। तो यहां लिख देंगे नियरेस्ट इंटीजर टू लेफ्ट ऑफ x, नियरेस्ट इंटीजर टू लेफ्ट ऑफ x। क्योंकि अगर x इंटीजर नहीं है तो उसके लेफ्ट में सारे इंटीजर उसको एक्सीड नहीं करते, उसमें जो सबसे पास वाला होगा वही ग्रेटेस्ट होगा। कितने लोग ये डेफिनेशन समझ में आ गई? अगर ये डेफिनेशन समझ में आ गई तो ऑब्वियस सी बात है कि इस डेफिनेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीजर पार्ट x इज इक्वल टू, ये डेफिनेशन नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड हो जाएगी क्योंकि 2 अलग अलग कंडीशन पे डिफाइंड हो रही है। तो अगर x की वैल्यू, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो उसका इंटीजर पार्ट क्या होगा? उसका जिंट x क्या होगा? 0। Zero. जिंट x विल बी 0 इफ x लाइज 0 to 1।
अच्छा, अगर x एग्जैक्टली 0 है तो 0 0 बट अगर x 1 है तो 1 इसका मतलब है कि 0 क्लोज्ड से 1 ओपन इंटरवल में x की हर एक वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग इंटीजर पार्ट 0 है। एग्रीड? yes sir yes sir इफ x वेरीज 1 to 2, अब जिंट x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 अगर 2 to 3 बोलते हैं तो जिंट x की वैल्यू हो जाएगी 2 अगर -1 से 0 बोलता हूं मैं तो क्या हो जाएगी? -1 अब सारे लोग इस बात को एडमिट करेंगे, जैसे इस इंटरवल में जो भी नंबर है उसका इंटीजर पार्ट क्या है? -1। ये थोड़ा समझने वाली बात है, ये समझने वाली बात है। जैसे अगर मैं बोलता हूं, ध्यान से समझो, अगर x की वैल्यू मान लो है 2.7 तो इसका इंटीजर पार्ट क्या है? तो 2। इसमें कोई डाउट नहीं। बट जब मैं बोलता हूं कि भाई x की वैल्यू है -0.5, अब इसका अब इसका इंटीजर पार्ट क्या है? देखने में तो 0 दिख रहा है ना, देखने में लग रहा है ना कि इसका इंटीजर पार्ट 0, बट ऐसा नहीं है। yes sir इस इंटीजर पार्ट इसका जानना चाहते हो, किसी भी नंबर का इंटीजर पार्ट जानना चाहते हो, तो बेसिक आइडिया, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था कि किसी भी इंटीजर को पहले आप लिखो i प्लस एफ के फॉर्म में, क्योंकि एक थ्योरम है कि एवरी रियल नंबर इज समेशन ऑफ एन इंटीजर एंड अ फ्रैक्शन। वो जो फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन की कंडीशन है कि ये फ्रैक्शन f जो है दैट विल लाई बिटवीन 0 to 1, प्रॉपर फ्रैक्शन। किसी भी इंटीजर को एक इंटीजर और प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन लिख सकते हैं, वो प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू 0 से 1 होनी चाहिए। तो -0.5 को अगर इस फॉर्मेट में लिखोगे तो इसको लिखना पड़ेगा तुम्हें -1 प्लस 0.5। तो 0.5 इसका फ्रैक्शनल पार्ट होगा और -1 इसका इंटीजर पार्ट होगा, दैट्स व्हाई इट इज -1, है ना। अगर आप बोलते हो x की वैल्यू -2 से -1 है तो उसका इंटीजर पार्ट क्या होगा? -2 हाँ, इसके लेफ्ट वाला जो है तो -2 होगा। जैसे फिर से समझो, अगर मैंने बोला x की वैल्यू x इज इक्वल टू -1.3, इसका इंटीजर पार्ट क्या है? -2 -2 तो इस -1.3 को लिखना पड़ेगा -2 प्लस 0.7, -2 प्लस 0.7, तो -2 इसका इंटीजर पार्ट होगा i, और फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा इसका? -1.3 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? 0/0.7 या 7/10 होगा। फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा पॉजिटिव रखना है और 0 से 1 के बीच में। जब आप फ्रैक्शनल पार्ट को 0 से 1 के बीच में रखोगे तब जो रिमेनिंग इंटीजर पार्ट आएगा वही इंटीजर पार्ट या जिंट ऑफ x होता है। एंड इस डेफिनेशन से तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर मैं बोलता हूं x की वैल्यू 3 से 4 है तो जिंट x क्या होगा? 3। तो ये हो गया नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन हुआ। यहां तक बात समझ में आ गई? अब समझो कि ये ओरिजिन, ये आइडिया आया कहां से? आइडिया आया, डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ा है आपने? yes sir डिवीजन एल्गोरिथम जो यूक्लिड ने डिफाइन किया था वो क्या था कि अगर किसी इंटीजर को, इफ एन इंटीजर a is divided by b, there is a quotient q and remainder r, and remainder r always lies between 0 to b less than b. Agreed? yes sir तो since by division algorithm this is true for any pair of integer a and b where b is positive and a is greater than b. अब इसी डिवीजन एल्गोरिदम से जब किसी ने कभी इस तरह से ऑब्जर्व किया कि भाई ऐसा करते हैं, लेट्स डिवाइड दिस इक्वेशन बाय b, तो आ गया a बाई बी। a बाई बी एक रैशनल नंबर होगी, दो इंटीजर का रेशियो है, इट इज इक्वल टू, और ये प्रॉपर नहीं होगी, इम्प्रॉपर होगा क्योंकि a बड़ा है और b छोटा है, ठीक है, जैसे 13/4, 17/3 ऐसा। तो इट इज इक्वल टू क्यू प्लस r बाई बी। एग्रीड और नॉट? yes sir अच्छा जी, r, इफ r वेरीज,
0 to b, then r by b का वेरिएशन कहां से कहां तक होगा? b एक पॉजिटिव नंबर है, अगर 0 to 1. 0 to 1. now I can claim that any rational number of the type a by b can be expressed as q, which is an integer, and plus r by b, which is a fraction. And what is Yes, the condition? What is the condition of that fraction? That fraction shall lie between 0 to 1. 0 to 1. हाँ जी, i plus f where f lies 0 to 1. तो अब आपको समझ में आया कि क्यों f पर ये कंडीशन रख रहे हैं कि f has to lie between 0 to 1, because of the division algorithm का जो स्ट्रक्चर है वो इस बात को सजेस्ट कर रहा है. ठीक है, तो डिवीजन एल्गोरिदम से ही हमें समझ में आया कि अगर इस a by b को मैं x बोल दूं, एक कोई नंबर है x, तो any x can be expressed as I, an integer, plus a fraction f, such that f lies 0 to 1. This I is called integer part of x. Integer part of x, int x इसी को बोलते हैं, integer part of x, and f is known as Fraction. yes, f is called fractional part of x. तो ऐसा नहीं कि कोई चीज को हम लोग ऐसे हेवनली डिफाइन कर दे रहे हैं, वो सारा जो डिफाइन कर रहे हैं एक सीक्वेंस है, एक हिस्ट्री है उसका, और एक स्टोरी है. फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स बता दें. तो इस फ्रैक्शनल पार्ट एक्स के लिए सिंबॉलिक नोटेशन होगा कर्ली ब्रैकेट एक्स, और इंटीजर पार्ट के लिए तो पहले ही आपको पता है कि स्क्वायर ब्रैकेट एक्स. तो ये एक स्टैंडर्ड नोटेशन है दोनों चीजों को लिखने के लिए. लेकिन Q पॉजिटिव होना चाहिए. हाँ बोलो बेटा, क्या? डिवीजन एल्गोरिथम में Q पॉजिटिव नहीं होता है. कौन? बी? Q ए? क्वेश्चन Q. Q can be positive, Q can be negative. It all depends upon that what is A. मेरी बात समझो. ये जो डिवीजन एल्गोरिथम है वो उसका जो क्लासिकली आया कहाँ से? A नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट को B नंबर ऑफ पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट करने की प्रोसेस में आया. जैसे मैं बोलूं कि 14, A की वैल्यू 14 है और B की वैल्यू 3 है, मतलब 14 चॉकलेट है और 3 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ पर्सन नेगेटिव नहीं हो सकते. तो B शैल बी पॉजिटिव, क्यों कुछ भी हो, क्यों डिपेंड करेगा A कैसा है. A होगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंगली Q ऑल्टर कर जाएगा. बट क्लासिकली A भी पॉजिटिव था, B भी पॉजिटिव था, Q भी पॉजिटिव था, R भी पॉजिटिव था. R मतलब होल नंबर था क्लासिकली, क्योंकि ये डिवीजन एल्गोरिथम किसके लिए दिया गया? नेचुरल नंबर के लिए दिया गया था, और नेगेटिव इंटीजर के लिए तो उसको एक्सटेंड किया गया फाइनली. तो एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ डिवीजन एल्गोरिथम में तब जाके नेगेटिव इंटीजर आया है. ठीक है, तो बी पॉजिटिव मैं बोलूंगा, बी पॉजिटिव है. क्यू के बारे में मैं कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखूंगा, बिकॉज आई एम टॉकिंग ऑफ एक्सटेंडेड सिस्टम ऑफ डिवीजन एल्गोरिथम. एनीवे, तो यहां से अब ये कनेक्शन समझ में आ गया होगा आपको. अब मैं इस जितनी बातें मैंने करी हैं ये पूरा क्लियर है, तो मैं कुछ आपसे थोड़ा बहुत क्वेश्चंस पूछूं फटाफट. सर 1 मिनट. अगर मैं जिन टेक्स्ट को Yes, sir, y, हो गया. अगर मैं जिन टेक्स्ट को y बोलता हूँ, आउटपुट x इनपुट है और y आउटपुट है, तो आपको पता है कि जब इनपुट -2 से -1 है तो आउटपुट कांस्टेंट रहेगा -2. तो इसके बेसिस पर आप चाहे तो इसका ग्राफ भी बना सकते हैं. ठीक है, तो अभी हम लोग ग्राफ इसका टेकअप करेंगे, बट उससे पहले जस्ट सम क्वेश्चंस टू चेक योर अंडरस्टैंडिंग की बात समझ में आ गई कि नहीं. इसको हटा दूं? Yes. ठीक है. यस सर. तो हमने जो कुछ बताया उस पर इतनी बातें हमने कर ली कि एंड आल्सो इट इज आल्सो नोन एज इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स. ओरिजिन बता दिया मैंने कि ए और बी अगर पॉजिटिव इंटीजर हैं तो ए इज बी क्यू प्लस आर, आर वेरी 0 टू बी, बी से डिवाइड किया, वहां से हमारा आ गया कि एवरी नंबर, एवरी रैशनल नंबर आया, बाद में उसको रियल नंबर भी बोल सकते हैं, कि एवरी रियल नंबर इज रिटेन एज द समेशन ऑफ एन इंटीजर एंड अ फ्रैक्शन where fraction lies 0 to 1, that integer q is called integer part of this number. तो वहां से ये कॉन्सेप्ट पूरा आया कि इंटीजर पार्ट इज द कोशेंट इन द डिवीजन ऑफ a बाई b. मीन्स a बाई b का इंटीजर पार्ट क्या है? तो जब a को b से डिवाइड करेंगे तो जो कोशेंट आएगा डिवीजन एल्गोरिथम में
वही इंटीजर पार्ट है। ये रैशनल्स के लिए है, ठीक है। जनरल रियल नंबर के लिए इंटीजर पार्ट क्या है? इट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू एक्स, जिसके लिए मैंने पहले ही आपको बता दिया कि अगर x खुद इंटीजर है तो इंटीजर पार्ट x इज सिंपली x इटसेल्फ, बट अगर x नॉन इंटीजर नंबर है, फ्रैक्शन है, which is not an integer, then the integer part x is the nearest integer to the left of x. इसका मतलब है कि अगर x की वैल्यू किसी इंटीजर n से n+1 में लाई कर रही है, अगर x n या n से बड़ा बट n+1 से छोटा है तो उसके जिंट की वैल्यू n होगी। दिस इज द कंक्लूजन ऑफ दिस मच डिस्कशन। अब मेरे कुछ क्वेश्चन है, पहले उसका आंसर करेंगे। पहला क्वेश्चन ये है कि इफ जिंट x lies between 0 and 3, then x can be, x belongs to, अगर किसी वेरिएबल x के इंटीजर पार्ट की वैल्यू 0 से 3 लाई करती है तो x क्या क्या हो सकता है? Sir, 2 to 3. 0 1 2 Then 2 to 3. 0 1 2 होगा सर, 3 0 नहीं 1 हो 2 सकता। नो नो नो, अभी भी आप लोग समझ नहीं रहे हो। 0 to 4 सर 3 देखो एक बात, मेरी बात सुनो, अभी कोई नहीं बोलेगा, और दूसरी बात है कि आप सभी लोग अब रिप्लाई करेंगे तो चैट पे रिप्लाई करेंगे, सो दैट इट विल बी इजी टू इंटरप्रेट फॉर मी एटलीस्ट, ठीक है। तो आप लोग को मैं अनम्यूट नहीं कर रहा हूँ, मतलब म्यूट नहीं कर रहा हूँ, बट आप चैट पे रिप्लाई करिए प्लीज। अब मैं जो बोल रहा हूँ फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। मैंने क्या बोला? मैंने बोला इंटीजर पार्ट क्या है? किसी भी नंबर का इंटीजर पार्ट एक इंटीजर होगा जो उस नंबर के इक्वल होगा या उससे छोटा लार्जेस्ट इंटीजर होगा, तो होगा तो इंटीजर। तो इंटीजर पार्ट ऑफ x इज एन इंटीजर एंड दैट इंटीजर लाइज बिटवीन 0 to 3 बोल रहे हैं। इसका मतलब है कि इंटीजर पार्ट x की वैल्यू एज पर दिस इंफॉर्मेशन इज कैन बी 0, इट कैन बी 1, इट कैन बी 2। एग्रीड और नॉट? और यहां तक बात समझ में आ रही है कि नहीं? Yes, sir. अगर यहां तक बात समझ में आ रही है तो अब जरा समझो, इंटीजर पार्ट x अगर 0 है तो x कहां से कहां वेरी करेगा? कौन सी नंबर का इंटीजर पार्ट 0 है? तो आप बोलोगे 0 क्लोज्ड से 1 ओपन। 1 open अच्छा, इंटीजर पार्ट की वैल्यू अगर 1 है, अगर 1 है तो x क्या क्या हो सकता है? कौन से नंबर का इंटीजर पार्ट 1 होता है? 1 क्लोज्ड से 2 ओपन। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आप ही ने लिखा था, मैंने कुछ नहीं बताया। इंटीजर पार्ट की वैल्यू 3 कब हो, सॉरी 2 कब होगी? जब x कहां से कहां तक होगा? 2 close to 3 2 क्लोज टू 3 ओपन। ये सारी बातें प्रेडिक्ट करते समय हम इस बात की का इस्तेमाल कर रहे हैं कि अगर इंटीजर पार्ट x की वैल्यू n है, मतलब x जो है n क्लोज्ड से n+1 ओपन होगा। यू कैन वेरीफाई इट ऑन दी जो हम लोग डेफिनेशन लिख रहे थे वहां पर, नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फॉर्म में, तो यही था। अब इंटीजर, आप बोल रहे हो कि इंटीजर पार्ट 0 से 3 लाई कर रहा है, इसका मतलब इंटीजर पार्ट की वैल्यू या तो 0 है या 1 है या 2 है, और है। और मतलब क्या होता है? यूनियन। इसका मतलब है कि इंटीजर पार्ट x अगर 0 से 3, 0 क्लोज से 3 ओपन में है तो x कहां से कहां होगा? 0 क्लोज्ड टू 3 open 0 क्लोज टू 3 ओपन। अब किसका किसका आंसर गलत हुआ था? कितने लोगों ने आंसर यही एग्जैक्टली यही बोला था? हाँ, सुकृत ने बोला 0 1 2, ये तो जिंट एक्स की वैल्यू बोली थी बेटा आपने। हाँ, साकेत ने 0 क्लोज से 4 ओपन बोला था, ये गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक कर गए आप, ठीक है। 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3 यूनियन लेके 0 क्लोज से 3 ओपन, वेरी करेक्ट। तो ये बात सभी लोग समझ गए अभी तक? बिल्कुल कोई डाउट तो नहीं ना? क्लियर है पक्का? Yes, sir. चलो अच्छी Yes, बात। sir. Yes, sir. अच्छा, अगर मैं ऐसा बोलता हूं x बिलोंग्स टू -1 ओपन टू 4 ओपन, then what are the possible value of gint x? What
jint x can be? जल्दी आंसर करो। अगर वेरिएबल x की वैल्यू -1 से 4 ओपन में है तो जिंट x क्या क्या वैल्यू टेकअप कर सकता है? ओजस ने बोला 0 1 2 3 रॉन्ग। औरिया ने बोला -2 रॉन्ग। प्रणत 0 1 2 3 रॉन्ग। सुकृत -1 0 1 2 3 रॉन्ग। इंटीजर बिटवीन -1 to 3 क्लोज्ड रॉन्ग। राइट। सुकृत का सही है, सुकृत का सही है। प्रणत का भी सही है। प्रणत -1 नहीं लिखा तुमने बेटा। गर्व का ठीक है। साकेत ठीक है। हाँ अब चलो देखो भाई। अरे यार कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। ये देखो ये -1 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। The numbers we are talking about are distributed over here. इसमें क्या नहीं है तो ना तो -1 की बात हो रही है और ना तो 4 की बात हो रही है। तो अगर x इस इंटरवल में है तो जिंट -1 होगा। इस इंटरवल के लिए जिंट की वैल्यू -1 है। 0 या 0 से 1 ओपन के लिए जिंट की वैल्यू 0 होगी। 1 से 2 ओपन के लिए जिंट की वैल्यू 1 होगी। 2 से 3 ओपन के लिए जिंट की वैल्यू 2 होगी। 3 से 4 ओपन के लिए जितने भी नंबर है, 3 से 4 में इनफाइनाइट नंबर्स हैं, इनके लिए जिंट की वैल्यू 3 होगी। तो -1 0 1 2 एंड 3। बात समझ में आई कि नहीं? हाँ -2 नहीं होगी। क्यों? क्योंकि -2 तब होती जब x की वैल्यू -1 से जरा से भी लेस होगी, तब -2 होगा। यहां पर -1 से ग्रेटर की बात हो रही है। ओके अच्छी बात है। तो ये बात समझ में आ रही है। एक और बात, अब थोड़ा सा और डिफिकल्ट टेस्टिंग कर रहा हूं मैं। सिर्फ यही जिंट की डेफिनेशन समझा रहा हूं मैं और कुछ नहीं बोल रहा हूं। जिंट ऑफ x प्लस जिंट ऑफ y इज इक्वल टू 4। ध्यान से समझना। गिवन x and y are positive real numbers. Given x and y are positive real numbers. ठीक है? Then solve for x and y. Solve this equation for x and y. x और y पॉजिटिव रियल नंबर है, ध्यान देना। किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर का इंटीजर पार्ट नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो इंटीजर पार्ट भी पॉजिटिव नंबर्स होंगे और इंटीजर्स होंगे। मतलब ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और इनका सम 4 है। जीरो तो काउंट नहीं कर रहे सर। हाँ क्या? जीरो तो काउंट नहीं कर रहे ना हम। हाँ ऑब्वियस सी बात है, पॉजिटिव है बेटा तो जीरो कैसे काउंट करेंगे? जीरो नहीं होगा उसमें। तनिष्क बेटा सिर्फ 1 and 3 ही क्यों? दो इंटीजर, दो पॉजिटिव इंटीजर का सम, दो पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा एक बात बताओ, एक्स और वाई पॉजिटिव है तो जिंट एक्स की वैल्यू क्या होगी और जिंट वाई की वैल्यू का रेंज क्या होगा? जिंट एक्स क्या होगा? ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा, इजंट इट? और जिंट वाई भी ग्रेटर और इक्वल टू 0। मतलब जिंट एक्स एंड जिंट वाई आर होल नंबर्स। इंटीजर पार्ट एक्स एंड इंटीजर पार्ट वाई, ये दोनों इंटीजर्स होंगे और दोनों 0 या 0 से बड़े होंगे, तो दे आर होल नंबर्स। अब दो होल नंबर्स का समेशन 4 है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी होगी बोलो? ये 0 है तो ये 4 होगा, 1 3 ये 1 है तो ये 3 3 होगा, ये 2 है तो ये 2 होगा। अगर ये 3 हो गया तो ये 1 हो जाएगा 1 और अगर ये 4 हो गया तो ये 0 हो जाएगा। और कोई 0 पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? Yes, sir. yes sir अब ये 4 केसेस हो गए।
केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, ब्रदर केस 5, 5 केसेस। अब इसमें से एक केस को मैं एनालाइज कर रहा हूं। देखो पहला केस, ये वैल्यू किसकी है? ये जिनटेक्स की वैल्यू है। तो केस 1 की एनालिसिस में कर दे रहा हूं, बाकी अपने आप कर लेना। केस 1 क्या है? जिनटेक्स आप बोल रहे हो इंटीजर पार्ट x जो है वो 0 है, और एंड इंटीजर पार्ट y जो है वो 4 है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि x वेरी करेगा कहां से कहां तक? कोई भी रियल नंबर 0 से 1 हो सकती है। x की वैल्यू कैन बी एनी रियल नंबर बिटवीन 0 to 1, बिकॉज 0 से 1 किसी भी रियल नंबर का इंटीजर पार्ट क्या है? x है। एंड y कैन वेरी एनी, y कैन टेक एनी वैल्यू फ्रॉम 4 क्लोज्ड से 5 ओपन। 5 open. अब मैं थोड़ा सा आपको समझाऊं कि ये इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि अगर x कोऑर्डिनेट 0 से 1 हो और y कोऑर्डिनेट 4 से 5 हो, तो ये कितने ऐसे पॉइंट होंगे? इन्फिनाइट पॉइंट होंगे ऐसे। जस्ट लेट मी डिमॉन्स्ट्रेट यू। बाकी ये डिस्कशन अपने आप करेंगे, मैं अभी कुछ नहीं बताऊंगा, डिटेल नहीं बताऊंगा ज़्यादा, सिर्फ एक सिचुएशन दिखा रहा हूं आपको मैं। ये ऐसे मान लो ग्राफ शीट है, ये 3y = 3 लाइन है, ये y = 4 लाइन है, और ये y = 5 लाइन है। ठीक है। अब हमें वो रीजन चाहिए बेटा जहां पर x कोऑर्डिनेट 0 से 1 वेरी कर रहा है कंटिन्यूअसली, और y कोऑर्डिनेट 4 से 5 वेरी कर रहा है। मतलब आई एम लुकिंग फॉर ऑल दोज ordered pair x, y such that x coordinate varies 0 to 1 and y coordinate varies 4 to 5. I hope you can figure out that reason. ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5। x कोऑर्डिनेट 0 to 1 जब मैं बोलूंगा तो आप डेफिनेटली बोलोगे कि सर x कोऑर्डिनेट 0 to 1, तो ये रीजन है। ये समझ आ रहा है कि नहीं? ये जो मैंने हाईलाइट किया इसमें x कोऑर्डिनेट 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, अगर ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है तो। अच्छा, y कोऑर्डिनेट बोल रहे हैं 4 से 5, तो ये y कोऑर्डिनेट 1 है, ये y कोऑर्डिनेट 2 है, ये y कोऑर्डिनेट 3 है, ये y कोऑर्डिनेट 4 है, ये 5 है। तो मतलब है कि ये रीजन मैंने मार्क किया। ये जो रीजन है, ये वो रीजन है 1/1 का स्क्वायर रीजन है, जिसमें x कोऑर्डिनेट 0 से 1 वेरी कर रहा है और y कोऑर्डिनेट 4 से 5 वेरी कर रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. जितना पोर्शन मैंने मार्क किया, एक इस केस को सेटिस्फाई करने वाले कितने ऑर्डर्ड पेयर होंगे? ये स्क्वायर रीजन के सारे पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे। Infinite. Infinite. हाँ, ऐसे इन्फिनाइट पॉइंट होंगे। इसी तरह से ये दूसरे वाले केस के लिए क्या होगा आप बता दो तो मुझे अच्छा लगेगा अगर आप बता देंगे तो। दूसरे केस के लिए आप क्या बोलोगे? X belongs One to 2 open and y belongs to 3 close to 4 open. हाँ, तो पहले आप ऐसे लिख लो कि इंटीजर पार्ट x की वैल्यू 1 होगी और इंटीजर पार्ट y की वैल्यू 3 होगी। अब कौन सी नंबर है जिसका इंटीजर पार्ट 1 होता है? 1 क्लोज्ड से, यहाँ देखो, जिन टेक्स 1 कर दो, n की वैल्यू 1, तो 1 से 2 ओपन, 1 से 2 ओपन। एंड y की वैल्यू क्या होगी बेटा? 3 से 4 open. 3 to 4 open. x कोऑर्डिनेट 1 से 2 हो और y कोऑर्डिनेट 3 से 4 हो, तो ये रीजन आ जाएगा। देखो ये वाला। मानते हो कि नहीं मानते हो? Yes, sir. इस अब तुम्हें पैटर्न समझ में आ रहा है? पैटर्न आ रहा है समझ में ना, कि अगर ये 2 2 वाला आ जाएगा तो x कोऑर्डिनेट भी 2 से 3, y भी 2 से 3, तब ये रीजन आ जाएगा, ये वाला। समझ में आ रही बात कि नहीं? Yes. इस वाले केस में ये रीजन आ जाएगा। अब तो तुम्हें पैटर्न समझ में आ गया। ऐसे एक ऐसा स्टेप बाय स्टेप ऐसे नीचे आते जाएंगे आप, और लास्ट में ये वाला रीजन आ जाएगा। तो ये जो अभी आपने सॉल्व किया ना, ये प्रॉब्लम एक जेई एडवांस लेवल की प्रॉब्लम या जेई मेन लेवल की प्रॉब्लम है। ग्राफिंग +2 में जाकर के करेंगे, लेकिन है कुछ नहीं। क्या है? अगर तुम्हें इंटीजर पार्ट x की डेफिनेशन समझ में आ रही है अच्छे से, अगर आपने समझ लिया, तो यू कैन इजीली लुक एट इट कि ये डाउन स्टेयर टाइप का ऐसा ग्राफ बन जाएगा। ऐसे इस ग्राफ पे
लोअर जो लेफ्ट और लोअर वाला फर्म होगा क्योंकि ये पॉइंट इंक्लूडेड है, और टॉप एंड राइट वाला जो है वो डॉटेड होगा। डॉटेड मतलब नॉट टेकन, क्योंकि आप Yes, देखो sir. हमेशा राइट में इनइक्वालिटी है, लेफ्ट में इक्वालिटी है। ऐसे y में ऊपर वाला और x में राइट वाला हमेशा डॉटेड होगा ऐसे। एनीवे ये सारी डिटेल्स बाद में भी समझ में आएंगी। अभी तो मैं बोला समझ रहे हो, ये समझ गए ना कि कैसे एनालाइज कर रहे हैं इस बात को, क्या कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, जिंट का डेफिनेशन, दैट्स इट। तो अब आपको समझ में आ गया कि इंटीजर पार्ट हम कैसे डिफाइन करते हैं। अब आप लिखेंगे ग्राफ करेंगे, तो आप लिखें, इसको हटा दो बेटा, ये हटा दो, मैं ये क्वेश्चन। Yes, sir. Yes, sir. तो ये हमने अभी जस्ट किया था, ये कि इंटीजर पार्ट x is 0 when x varies 0 to 1, 1 when x varies 1 to 2, -1 when x varies -1 to 0, -2 when -2 to -1. Everywhere the interval we seek for a particular definition is closed on the left and open on the right. अब इसी के बेसिस पर इसका ग्राफ बनाते हैं, जिन टेक्स का ग्राफ कैसा होगा। तो आप अपने आप बनाइए। जिन टेक्स का ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, तो हम क्या करते हैं, यहां पर ये y एक्सेस बना दो ऐसे, फिर x एक्सेस बना दो, और नीचे लेते मान लो यहां, एंड देन x एक्सेस मार्क कर दो y, और दोनों पर लेवलिंग कर दो, मतलब दोनों पर स्केल ले लो, एक यूनिफॉर्म स्केल कोई ले लेते हैं। तो उसके लिए मैं बेटर ये बोल रहा हूँ कि एक मैं ऐसे ग्रिड बना देता हूँ, दैट ग्रिड विल हेल्प अस टू फिगर आउट एग्जैक्टली द ग्राफ कैसा होगा। तो मैं ऐसे ले रहा हूँ, मान लो ये 1 यूनिट है ये, फिर इसी विड्थ का 1 यूनिट ऐसे लेते जा रहे हैं, ऐसे 1 हो गया ऐसे, फिर सेम विड्थ ऐसे ले लिया ऐसे, फिर सेम विड्थ यहाँ भी ले लिया ऐसे। आप अलग से अलग पेज पे ड्रॉ करेंगे, मैं इसी डेफिनेशन के साथ यहीं पर दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पर -1 भी ऐसे ही हो जाएगा, ऐसे एक -1 हो गया, -2 हो जाएगा ऐसे, -3 हो जाएगा ऐसे, और 1 ऐसे हो जाएगा, दिस इज 1, दिस इज y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 4, ऐसे लाइन्स में ड्रॉ करो। 5 ऐसे लाइन हो जाएगी, -1 ऐसे एक लाइन हो जाएगी, -2 ऐसे एक लाइन हो जाएगी, एंड सो ऑन सो फोर्थ। अब इस ग्राफ पर स्केल अगर कर दिया मैंने, तो मुझे पता है कि दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5 एंड onward, -1, -2 and -3 approximately, and here it is -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 etc. अब हम बोल रहे हैं क्या कि ये पहली डेफिनेशन देखो, यहां से जो जो मैं हाईलाइट करूंगा उसको हम लोग डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। x 0 से 1, x कोऑर्डिनेट 0 से 1 होगा तो y 0 होगा। जिन टेक्स की वैल्यू को y आउटपुट बोलते हैं ना, तो इसको हम y बोल रहे हैं, y। तो अगर x 0 से 1 वेरी कर रहा है तो y 0 है। y 0 क्या होता है, y को 0 मतलब x एक्सिस, राइट। तो 0 0 0 0 0 से स्टार्ट होगा, x 0 तो y 0 है, तो 0,0 मार्क कर दो पहले, और फिर 1 0 1 0 पर सर्कल बना दो, क्योंकि x 1 पर y 0 नहीं है, और सर्कल मतलब नॉट टेकन, पॉइंट मतलब डॉट मतलब टेकन, फिर इन दोनों को ज्वाइन कर दो ऐसे। ये ग्राफ क्या है, y इक्वल टू 0 एंड x वेरीज 0 to 1। ये जिन टेक्स का 0 से 1 के बीच के लिए ग्राफ है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। यहां पर ये डॉट है, ये पॉइंट टेकन नहीं है। इसके बाद 1 पर इनपुट, 1 पर जिंट क्या है, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 1 होनी चाहिए, मतलब 1,1 चाहिए मुझे, 1,1, तो 1,1 तो ये पॉइंट है, यहां डॉट आएगा। और 2 पर जिंट की वैल्यू 1 नहीं है, 2 पर जिंट की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो 2,2 यहां आ जाएगा। 3 इनपुट देंगे तो जिंट 3 इज 3, तो आउटपुट 3, तो 3,3 यहां, तो डॉट्स यहां होंगी। -1 का जिंट -1, तो -1, -1,
-2 का जेंट -2, तो -2, -2, -3, -3, ये डॉट्स है। अब जरा देखो 0 0 वाला जो डॉट था वहां से आपने एक राइट साइड में 1 यूनिट आगे ड्रॉ किया। एग्जैक्टली हर एक डॉट से 1 यूनिट आगे ले जाएंगे, 1 यूनिट आगे एक हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे हर एक डॉट से। यहां से भी 1 यूनिट ऐसे आगे, यहां से भी 1 यूनिट आगे, यहां से भी 1 यूनिट आगे, यहां से भी 1 यूनिट आगे। फॉरवर्ड 1 यूनिट लेंथ का फॉरवर्ड कैंटिलीवर प्रोजेक्शन ऐसे ड्रॉ करेंगे। अब इसको जरा रीड करेंगे कि क्या हम कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि अगर x कोऑर्डिनेट मींस इनपुट अगर -3 से -2 है, x की वैल्यू -3 से -2 है, तो आउटपुट या जिंट x की वैल्यू -3 कांस्टेंट है। देख लो -3 से -2 अगर होगा x तो जिंट x क्या होगा -3, दिख रहा है। Yes, sir. और यहां पर अगर -2 से -1 x कोऑर्डिनेट है तो y क्या है, y -2 है, मतलब आउटपुट -2 फिक्स है। ऐसे अगर -1 से 0 जिंट है, x की वैल्यू है, तो आउटपुट क्या है, -1 फिक्स्ड है। ये -1 है, ये -2 है। 0 से 1 में 0 है। 1 से 2 इनपुट है, अगर 1 से 2 इनपुट है तो आउटपुट 1 है, यहाँ ओपन है। 2 से 3 पर आउटपुट 2 है, 3 पर ओपन है क्योंकि 3 पर जिंट की वैल्यू 3 है। 3 से 4 में 3 है, आई थिंक 3 से 4 में 3 है, क्लियर है। 4 पे 4 हो जाएगा ऐसे। तो अब इस ग्राफ को Yes, sir. देखो, तो ये ग्राफ आपको कैसा दिख रहा है। इट इज जस्ट लाइक अ लैडर, राइट, Yes, sir. या स्टेप, इसीलिए इसको लैडर ऑब्लिक स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं। इसी को फ्लोर फंक्शन भी बोलते हैं। ऐसे एक एक जंप है, एक एक जंप है, ऐसा एक एक जंप है ऐसा। अच्छा, अब यहां से अगर मैं बोलूं कि डोमेन किस किस x के लिए, किस किस इनपुट के लिए ये फंक्शन का आउटपुट रियल एंड फाइनाइट है, तो आप देख रहे हो कि हर एक इंटीजर, हर एक नॉन इंटीजर, रैशनल हो या इरेशनल हो, हर इनपुट के लिए आउटपुट आ रहा है। तो इसका मतलब है इस फंक्शन का या इस रिलेशन का या इस मशीन का डोमेन क्या है, All real. डोमेन All इज ऑल real. रियल, All real. माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। कोई भी रियल नंबर ऐसी नहीं जिसका कुछ ना कुछ इंटीजर पार्ट ना हो। एवरी रियल नंबर हैज सम इंटीजर पार्ट, सो इट इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल। x बिलोंग्स टू रियल, ऑल रियल भी बोलो या इसी को हम माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी भी बोल सकते हैं ऐसे। रेंज इसकी क्या है, रेंज, All integer. Whole integer. हाँ। तो आउटपुट y कोऑर्डिनेट जो है वो सारी रियल वैल्यू नहीं है। y कोऑर्डिनेट की वैल्यू या तो -3 है, -2 है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, इंटीजर वैल्यू ले रहा है। इट इज सेट ऑफ इंटीजर्स। तो इंटीजर पार्ट फंक्शन क्या है, इंटीजर पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट का मीनिंग क्या है, उसकी डेफिनेशन कहाँ से आई, क्यों आई, और उसका नॉन यूनिफॉर्मली अलग अलग डोमेन में क्या उसका वैल्यू आता है, उसका ग्राफ कैसा होता है, ये बातें होपफुली सबको क्लियर है। सबने डायग्राम बना लिया तो मैं आगे चलूं। Yes, sir. हाँ बेटा, एक बार कंफर्म कर दो सबको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। सबने अगर इसका ग्राफ बना लिया तो देन आई कैन मूव टू नेक्स्ट पेज। तो ये ग्राफ हो गया। अब इस ग्राफ में जो ये डॉट्स थे, याद है ना, 0 0 1 1 2 2 3 3, तो इस डॉट को, ये डॉट लेफ्ट वाली डॉट्स को अगर ज्वाइन करके एक लाइन ड्रॉ किया जाए तो वो लाइन होती है y x, है ना। 0 0 1 1 2 2 3 3 से पास करने वाली लाइन क्या है, y x। ये जो स्ट्रेट लाइन है y x है, और जिंट का जो ग्राफ है y x के नीचे लाई करता है। इसीलिए ये भी हम बोल सकते हैं कि जिंट x इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू x। एंड इक्वालिटी कब होल्ड करती है, X कब, integer. हाँ, इक्वालिटी X is X integer. integer. वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट। अब ये एक प्रॉपर्टी है, इसका मतलब है कि कभी कभी ऐसे लिख देते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है, जिंट x की वैल्यू
लेस आर इक्वल टू एक्स होती है बट ऑलवेज ग्रेटर देन एक्स माइनस वन। किसी भी नंबर का इंटीजर पार्ट उस नंबर से छोटा या इक्वल होता है बट उस नंबर से छोटा वन लेस नंबर जो है उससे बड़ा होता है। इसी यहीं से एक ये भी प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी करके लिखते जाएंगे। इसी तरह से मैं ये भी बोल सकता हूं कि कोई नंबर अपने इंटीजर पार्ट से हमेशा बड़ी होती है या इक्वल होती है बट अपने इंटीजर पार्ट प्लस वन से हमेशा छोटी होती है। ट्रू और फॉल्स जल्दी बताओ। Yes, sir. True है सर। तो ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है। दूसरी वाला तो बस यही है ना कि हर एक नंबर दो इंटीजर के बीच में आता है। हाँ, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, एवरी नंबर लाइज बिटवीन टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स एंड इट कैन बी इक्वल टू द लेफ्ट वन। तो और आया यहीं से आया, ये कोई नई बात नहीं, यहीं से देखो, यहीं से सब कुछ आ रहा है। इसी में लेफ्ट वाली इनइक्वालिटी देखो तो क्या है, तो आप बोलोगे कि x इज लेस देन जिंट x प्लस वन, और राइट वाली इनइक्वालिटी तो एज इट इज रखी मैंने, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जिंट x। तो बिल्कुल चाहे मैं ये बोलूं चाहे ये बोलूं, सिर्फ लिखने का प्रेजेंट करने का तरीका अलग है, चीज सेम है, बात वही बोली जा रही, ये भी और ये भी। आई होप इट इज ऑल क्लियर। ये भी क्लियर है, ये भी क्लियर है, ये भी क्लियर है। चलिए अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। ये प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ गई तो लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस। इसको नोट कर लिया बेटा, ये दोनों खास करके नोट कर लेना क्योंकि आगे लिमिट्स में भी ये सब काम आएगा। +2 में बहुत ज्यादा वर्क इसका एप्लीकेशन है। चेंज करो स्लाइड। Yes, sir. यस सर। तो हमने क्या क्या बोला, पहली प्रॉपर्टी बताई कि इसका डोमेन है ऑल रियल, रेंज है सेट ऑफ इंटीजर। दूसरी प्रॉपर्टी बताई कि किसी, इसको लिख लो, किसी x इंटीजर है, कोई x नंबर है, कोई रियल नंबर है x, उसका जब इंटीजर लेंगे, इंटीजर पार्ट करेंगे, जिंट ऑपरेट करेंगे तो एक इंटीजर आएगा और इंटीजर का जिंट वो नंबर खुद होती है, इसलिए जिंट ऑफ x का फिर से जिंट लेंगे तो जिंट x ही रहेगा। आई होप यू एग्री। जैसे अगर मैं बोलूं कि जिंट ऑफ 5.7 का जिंट क्या होगा, 5. तो आप बोलोगे इट इज Five. जिंट ऑफ 5 है ना, एंड जिंट ऑफ 5 इज जिंट ऑफ 5। 5. और जबकि अगर ये अंदर वाली वैल्यू है जिंट ऑफ 5.7 क्या है, जिंट ऑफ 5.7 भी 5 है। तो एक बार जिंट लेने पे इंटीजर हो गया और इंटीजर का जिंट वो खुद ही होता है, तो इसलिए 5 ही आएगा। तो ये बात समझ में आ गई। अगली बात, अगला पॉइंट, जिंट x प्लस m इज जिंट x प्लस m प्रोवाइडेड m इज एन इंटीजर। बोल रहे हैं कि अगर जैसे मान लो एक नंबर है 13.7, तो इस नंबर को अगर मैं ऐसा लिखता हूं कि 10.7 प्लस 3, True है सर. तो आप इस 3 को बाहर लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो क्या, यू कैन राइट दिस एज 10.7 का जिंट प्लस 3। तो बोल रहे हैं कि इंटीजर को आप बाहर निकाल सकते हो जिंट से, इंटीजर को, फ्रैक्शन को निकालेंगे तो लफड़ा हो जाएगा। आप ऐसा नहीं लिख सकते कि 13.7 को लिख दो 12.2 प्लस 1.5 और फिर 1.5 को बाहर निकालोगे तो घपला हो जाएगा। जिंट ऑफ 12.2 प्लस 1.5 करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। यू कैन नॉट टेक नॉन इंटीजर आउट, फ्रैक्शन को बाहर नहीं निकाल सकते जिंट के ब्रैकेट के बाहर, लेकिन इंटीजर अगर टर्म है तो इंटीजर टर्म कैन बी टेकन आउट। तो यहां लिख दो इंटीजर टर्म कैन बी टेकन आउट फ्रॉम जिंट ब्रैकेट, कैन बी टेकन आउट। टर्म मतलब क्वांटिटी सेपरेटेड बाय पॉजिटिव साइन। अब प्लीज ऐसा मत कर देना कि कहीं लिखा हुआ है जिंट ऑफ 2x तो बोला कि 2 टाइम्स जिंट ऑफ x, ये मत बोला। मैंने फैक्टर को बाहर निकालने के लिए नहीं बोला, इंटीजर टर्म बोला, टर्म TERM, और ये आपने क्या किया, फ्रैक्शन को, तो ऐसा ये नहीं करेंगे कभी।
दिस इज नॉट टू, ये मतलब कि अगर आप ऐसे लिखते हैं तो ये गलत है, दिस इज फॉल्स। ये भी बात समझ में आ गई। एक क्वेश्चन करो, फाइंड द डोमेन ऑफ दिस एक्सप्रेशन। अगर एक एक्सप्रेशन है 1 इंटीजर पार्ट ऑफ x -2, डोमेन का मतलब क्या होता है, x की इनपुट की वो वैल्यू जिसके लिए ये एक्सप्रेशन डिफाइंड हो, मीन्स रियल एंड फाइनाइट हो। तो डोमेन ऑफ मतलब सेट ऑफ x फॉर विच fx is real and finite, that is fx is defined। अब इस फंक्शन का डोमेन पूछ रहा हूं मैं आपसे, जरा बताओ क्या होगा। तो a by All b, real except 2 close to 3 open. a by All b, real except a two by six. b डिफाइंड कब होता है, पहले ये मुझे बताओ, when a by b is defined। When b is not Not equal to zero. When 0. b is not 0. हाँ, if b is not equal to 0। तो ऑब्वियस सी बात है कि बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो इसका मतलब है कि आप इसको बोलोगे कि दिस टू बी डिफाइंड, दिस टू बी डिफाइंड डिनोमिनेटर शैल नॉट बी 0। तो इंटीजर पार्ट ऑफ x -2 शैल नॉट बी 0। इसी को लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि इंटीजर पार्ट x -2 इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि इंटीजर को मैं बाहर निकाल सकता हूँ, 2 एक इंटीजर है, 2 को मैं बाहर निकाल सकता हूँ या -2 को बाहर निकाल सकता हूँ बाय दिस प्रॉपर्टी। इसका मतलब इंटीजर पार्ट की वैल्यू 2 नहीं होनी चाहिए। अब इंटीजर x belong पार्ट, to close to 3 नहीं होना चाहिए। हाँ, इसका मतलब है x की वैल्यू जो है वो 2 क्लोज्ड से 3 नहीं होना Open चाहिए, नहीं है। नहीं होना चाहिए। तो ये या तो आप ऐसे लिखो या ऐसे बोलो कि क्या होना चाहिए, आपको तो डोमेन बताना है। तो आप बोलोगे x All कैन real बी एनी रियल नंबर -infinity to 2 2 open open. union Union 3 close to infinity. 3 closed to infinity। तो ये जो आपने बताया बेटा, ये बताया इसका डोमेन, इस वाले एक्सप्रेशन या इस रिलेशन या फंक्शन का डोमेन। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? Yes, sir. बात समझ में आ यस रही है। सर। Yes, sir. तो ऐसे डोमेन के मैं कुछ क्वेश्चंस दूं तो फटाफट आंसर करोगे आप? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. चलिए जरा आंसर करिए। तो फाइंड, क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द डोमेन ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। डोमेन ऑफ एक्सप्रेशन एफ एक्स या फंक्शन एफ एक्स, रिलेशन एफ एक्स, कुछ भी बोलो आप इसको, ठीक है। पहला, एफ एक्स इज इक्वल टू x -2 over gint of x square x cube minus 3 gint x square plus 2 gint x। b, fx is equal to 3 upon gint of x square minus 9। fx is equal to 1 upon square root of gint of x एक सेकेंड, 4 माइनस जिंट एक्स का होल स्क्वायर। चलो बेटा, ये तीनों पार्ट का आंसर, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। तीनों पार्ट का 1 by 1। टोटल टाइम इज 4 मिनट। जल्दबाजी में आंसर नहीं करोगे, हेस्टिली आंसर करने के चक्कर में कोई गलतियां नहीं होनी चाहिए। हाँ देखो, ऐसे
बेटा साकेत, कभी भी किसी भी क्वेश्चन का आंसर 2 अटेम्प्ट में नहीं आना चाहिए। यू टेक योर टाइम, आप टाइम को थोड़ा 10-15 सेकेंड एनहांस कर दो रिप्लाई का टाइम, बट एक हैबिट डेवलप करो कि योर आंसर हैज इन्फिनिट परफेक्शन। ग्रेट, गुड। ए पार्ट को जब आप रिप्लाई कर रहे हैं, ए पार्ट के लिए, तो आप क्या बोलेंगे कि एफ एक्स टू बी डिफाइंड, न्यूमरेटर के लिए तो कोई रेस्ट्रिक्शन है नहीं, या एक्स कुछ भी हो ये तो सही है, चलेगा। डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो आप बोलेंगे इंटीजर पार्ट एक्स इंटू इंटीजर पार्ट एक्स का स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स इंटीजर पार्ट एक्स प्लस 2, ये 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि इंटीजर पार्ट एक्स 0 नहीं होना चाहिए, एंड इसको भी फैक्टर करोगे तो इंटीजर पार्ट एक्स माइनस 1 इंटू इंटीजर पार्ट एक्स माइनस 2 भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर आपको बार बार इसको लिखने में तकलीफ हो रही है तो इंटीजर पार्ट एक्स को y ले लेना, फैक्टर कर लेना, बट दैट्स अ कॉस्मेटिक थिंग। आपके पास फाइनल कंडीशन आया कि इंटीजर पार्ट एक्स की वैल्यू ना तो 0 होनी चाहिए, ना तो 1 होनी चाहिए, ना तो 2 होनी चाहिए। इसका मतलब है कि x कैन नॉट बी इन 0 to 1, यूनियन 1 से 2, यूनियन 2 से 3। कहने का मतलब है x कैन नॉट लाई इन द इंटरवल 0 क्लोज्ड से 3 ओपन। ये कैन नॉट लाई है, हमें बताना है x क्या हो सकता है। तो फाइनल आंसर हमारा आया कि देयरफॉर x बिलोंग्स टू क्या, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ये 0 to 3। या तो ऐसे लिखो, या इसी बात को ऐसे लिख सकते हो कि माइनस इन्फिनिटी से 0 ओपन ले सकते हैं, 0 नहीं ले सकते, और यूनियन 3 ले सकते हैं, 3 से बड़ी कोई नंबर ले सकते हैं, 3 से छोटी कोई नंबर नहीं ले सकते। तो योर आंसर शैल बी रिटन आइदर इन दिस फॉर्मेट और दैट फॉर्मेट। ये भी फॉर्मेट एक्सेप्टेबल है, ये भी एक्सेप्टेबल है। दिस वाज द आंसर फॉर ए पार्ट। And similarly, please carry out B and C part. Great. Harman, Yes, sir. आपने आंसर क्या दिया बेटा? बी पार्ट के लिए आंसर क्या दिया? जिन टेक्स All की real एक्सेप्ट 3 minus. to 4, यही बोला? Yes, sir. पहले ही बताओ कि Yes. एफ एक्स को अनडिफाइंड होने के लिए जिन टेक्स की क्या क्या वैल्यू होनी चाहिए? जिन टेक्स की वैल्यू क्या हो कि एफ एक्स अनडिफाइंड हो जाए? Hmm. जिन टेक्स की वैल्यू अगर 3 होगी 3 or और -3 होगी minus तो 3. 3 और -3 दोनों होगी ना, Yes, sir. तो तुम्हारा आंसर गलत नहीं होगा बेटा। Yes, sir. और नेगेटिव में भी लेना। हाँ, जिनटेक्स 3 भी नहीं होना चाहिए और जिनटेक्स -3 भी नहीं होना चाहिए, तो इसलिए आपको आंसर लिखना चाहिए बी पार्ट करते समय यू विल से दैट जिनटेक्स कैन नॉट बी -3 और 3। जिनटेक्स 3 कब होता है? जब x की वैल्यू 3 क्लोज्ड से 4 ओपन होती है। और जिनटेक्स -3 कब होता है? जब x की वैल्यू -3 क्लोज्ड से उसका नेक्स्ट वाला इंटीजर -2 ओपन होगी। n से n+1, याद है ना, n से n+1, हमेशा n से n+1 करना है, इसका ध्यान रखना है। तो और मतलब यूनियन, तो आपका आंसर क्या आएगा? आपका ये कैन नॉट बिलोंग्स टू, इसका मतलब है कि x कहाँ लाई करेगा? तो x बिलोंग्स टू रियल एक्सेप्ट -3 से -2 सेमी क्लोज्ड यूनियन 3 क्लोज्ड से 4 ओपन, और
इसी को दूसरे फॉर्मेट पे लिखोगे तो बोलोगे माइनस इन्फिनिटी से लेके -3 सारी नंबर ले सकते हैं, यूनियन -2 क्लोज्ड से लेकर के 3 ओपन तक ले सकते हैं, यूनियन अब 3 क्लोज से 4 ओपन नहीं चाहिए तो 4 क्लोज्ड से लेके इन्फिनिटी कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो ये हमारा डोमेन आया। तो डोमेन पूछा गया था, मतलब किस किस एक्स के लिए एक्सप्रेशन डिफाइंड है, तो ये आंसर है ये बी पार्ट का। या तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, दोनों ऑप्शन चलेंगे। तो ये भी हो गया और ये भी हो गया। सी पार्ट अब यहां बिकॉज स्क्वेयर रूट आ गया तो थोड़ा सा गेम डिफरेंट हो गया। अब दो कंडीशन है, पहले तो डिनोमिनेटर की क्वांटिटी जीरो भी नहीं होनी चाहिए, अनडिफाइंड हो जाएगा, और रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन है वो पॉजिटिव होना चाहिए। नेगेटिव का रूट रियल नहीं होता, इमेजिनरी हो जाता है। तो दो कंडीशंस लगेंगी अब यहाँ पर। बिल्कुल ठीक है, कुछ बच्चों ने आंसर दे दिया, जैसे साकेत ने भी दे दिया, सुकृत ने भी दे दिया। तो लेट मी चेक। हाँ ओजस, ओजस ये क्या आंसर दे रहे हो? सर वो 0 वाली कंडीशन भूल गया। नहीं बेटा, उसके अलावा तो -4 to 5 भी कंक्लूड कर रहे हो, गलत है, थोड़ा ध्यान से करो। चलो ये देखो, इसको मैं हटा दे रहा हूं बेटा ये वाले पार्ट का, एंड आई एम गोइंग टू जस्ट डिस्कस द लास्ट पार्ट। ठीक है, सबसे पहले ऐसे लिखे, बहुत सिंपल कंडीशन है यार, 4 माइनस इंटीजर पार्ट एक्स का होल स्क्वायर, ये क्वांटिटी होनी चाहिए ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 भी अलाउड नहीं। इसका मतलब है कि आप एक सेकंड के लिए जिंट ऑफ एक्स को y मान लो, तो आ गया तुम्हारा वाई स्क्र -4 इज ग्रेटर देन 0, या ऐसे रन दो, ऐसे रन दो, तो आ जाएगा 2 माइनस वाई 4 माइनस वाई स्क्र इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब है 2 माइनस वाई इंटू 2 प्लस वाई इज ग्रेटर देन 0। वेविकर मेथड से क्या है? वेविकर मेथड से आया कि -2 और 2 मार्क कर दो, और लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव है, तो यहाँ से हमारे पास में फिगर आउट करके किया कि y की वैल्यू पॉजिटिव चाहिए ना, पॉजिटिव, तो आ गया y बिलोंग्स टू -2 से 2 ओपन। बट y क्या था बेटा, किसको मैंने y दिया था? इंटीजर पार्ट x को, तो इंटीजर पार्ट x की वैल्यू क्या हो सकती है? -2 से 2 में कौन कौन से इंटीजर हैं, क्योंकि y इंटीजर ही होगा हमेशा, y नॉन इंटीजर तो हो नहीं सकता। तो -2 से 2 के बीच में केवल 3 इंटीजर हैं, कौन कौन से? -1, 0 एंड 1। एग्रीड? यस सर। Yes, sir. अब वही बात आ गई वापस, फिर वापस वही आ गए कि अगर इंटीजर पार्ट किसी नंबर का n है तो वो नंबर n से n+1, n क्लोज से n+1 ओपन में लाई करेगी। तो यहाँ से आया -1 क्लोज से 0 ओपन, और 0 क्लोज से 1 ओपन इस वाले केस के लिए, और 1 क्लोज से 2 ओपन तीसरे केस के लिए। अब बिकॉज लेफ्ट वाला इंटरवल जहां ओपन हो रहा है वहीं से दूसरा वाला क्लोज हो रहा है, तो ये तीनों इंटरवल जुड़ जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे। तो x बिलोंग्स टू दिस का मतलब फाइनली क्या हुआ बेटा, यहां से हुआ कि x बिलोंग्स टू -1 क्लोज्ड से 2 ओपन। तो ये आ गया x का वैल्यू कि x यहाँ x ऐसा होना चाहिए। तो x बिलोंग्स टू -1 क्लोज से 2 ओपन, किसका आंसर सही है? हम्म। अभी सबको क्लियर हो गया कि नहीं, ये बता दो। Yes, Yes, sir. यस सर। ये तीनों पार्ट के डिस्कशन में किसी भी बच्चे को कहीं पर कोई तकलीफ हो तो जस्ट लेट मी नो। गर्व?
तो ये प्रॉपर्टी, ये फर्स्ट 3 प्रॉपर्टी, डोमेन, रेंज, डेफिनेशन, ये सब बातें समझ में आ रही हैं। तो इट्स ग्रेट, वी आर मूविंग इन अ राइट डायरेक्शन, कोई इश्यू नहीं है। जिसको नहीं समझ में आया बेटा एक बार जस्ट अनम्यूट करो और बताओ मुझको, बिकॉज देन ओनली वी कैन जस्ट फिगर आउट द प्रॉब्लम एंड फिक्स इट। आप अगर हेजिटेट करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। तो आप क्लास के बाद रुक करके भी मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है, अगर किसी को कोई ट्रबल है तो। एक प्रॉपर्टी ये है, जस्टिफाई करो कैसे, क्यों सही है ये प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी क्या बोल रही है कि ब्रैकेट x प्लस ब्रैकेट y प्लस ब्रैकेट z, मतलब एक ब्रैकेट z है, इंटीजर पार्ट z है, फिर उसमें y ऐड के फिर से इंटीजर पार्ट लिया, और फिर उसमें x ऐड करके फिर से इंटीजर पार्ट लिया, तो इट इज सेम एज इंटीजर पार्ट x प्लस इंटीजर पार्ट y प्लस इंटीजर पार्ट z। सर इसमें सेकंड प्रॉपर्टी यूज हुई है सर। सर इसमें हम इंटीजर पार्ट है क्योंकि वो ये ब्रैकेट है। तो सेकंड वाली प्रॉपर्टी यूज सेकंड वाली प्रॉपर्टी यूज हुई है सर। perfectly integer can be taken out of integer part सिंबल, यही यूज हुआ, क्योंकि सबसे पहले हम ये बोलेंगे कि ये जो नंबर है y प्लस इंटीजर पार्ट z, तो किसी भी नंबर का इंटीजर पार्ट ले लिया तो ये इंटीजर है, इट इज इंटीजर, इसको आप m मान लो, से m है, तो LHS जो तुम्हारा है वो बेसिकली है इंटीजर पार्ट x प्लस m, तो वो बाई प्रॉपर्टी ऑफ प्रॉपर्टी दिस ये हो गया जिंट ऑफ x प्लस m हो गया, m बाहर आ गया, m किसको लिया था, इसको, तो ये बन गया तुम्हारा जिंट ऑफ x प्लस इंटीजर पार्ट ऑफ y प्लस जिंट z। अब यही बात फिर से हम बोलेंगे कि इसको अब m मान लो या n मान लो, तो ये इंटीजर है तो ये इंटीजर भी इस ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा जिंट x, ये हो जाएगा जिंट y प्लस जिंट z। ठीक है जी, दैट इज RHS। तो ये प्रॉपर्टी भी क्लियर है। एक क्वेश्चन का आंसर करो। हाँ सर जी, एक मिनट को नोट करना था। जस्ट होल्ड ऑन। ओके सर। ये क्वेश्चन का आंसर करो। गिवन दैट a variable x, a real number x lies between close 0 to 1, y belongs to close 2 to 3, z belongs to close 2 to 3, and u belongs to closed minus 1 to 0, then prove the following two, a and b part. डायरेक्ट प्रॉपर्टी से ही हो रहा है सर उसको। हाँ, अभी तो जस्ट आपको फेमिलियर ही कराना, तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी से ही होगा एब्सोल्युटली। ए पार्ट को क्या बोलोगे? यू के बताया था आपने, हम्म, यू की क्या बताया था, -1 to 0। यहाँ लिखा हुआ देखो, तो ए पार्ट अगर करोगे तो LHS तुम्हारा क्या है, LHS तुम्हारा है जिंट ऑफ x प्लस जिंट ऑफ y प्लस जिंट z, सो इट विल बी जिंट z के बाद भी एक जिंट है, it is equal to jint of x plus jint of y plus jint of z plus jint of u using this property, and then jint x क्या है, 0 से 1 है तो jint x is 0, y 2 से 3 है तो jint y is 2, z की वैल्यू 2 से 3 है तो jint z भी 2 होगा, और u की वैल्यू -1 से 0 है तो jint u की वैल्यू -1 होगी।
तो इट इज इक्वल टू 4 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 3. This was the A part done. Similarly B part. Done, sir. ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी भी आगे से आपके दिमाग में रहनी चाहिए. जस्ट प्रॉपर्टी को रिकॉल और परमानेंट करने के लिए ये छोटे छोटे क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग. LHS कैन बी रिटन एज जिंट ऑफ x प्लस 1 प्लस जिंट ऑफ y प्लस 1 प्लस जिंट ऑफ z प्लस 1, and then 1 can be taken. So it is jint of x plus jint of y plus jint of z plus 1 plus 1 plus 1 3. अब जिंट x की वैल्यू ऑलरेडी हम जानते हैं 0 है, जिंट y की वैल्यू 2 है, जिंट z की वैल्यू भी 2 है और प्लस 3, तो इट इज क्लियरली 7. तो इंटीजर पार्ट के ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं. ठीक है, इसके अलावा भी इनइक्वालिटी से रिलेटेड प्रॉपर्टीज हैं. जब इनइक्वालिटी करेंगे तो वो प्रॉपर्टीज को वहां पर फिगर आउट करेंगे. इसके बाद लिखेंगे फ्रैक्शनल. एक प्रॉपर्टी ये है, इसको लिख लो, इसको आप प्रूफ करके लाएंगे अपने आप. ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं टेकअप करूंगा इसको सैटरडे को, लेकिन अभी आप अपने आप ट्राई करके आएंगे इसको. क्या बोल रहे हैं कि इंटीजर पार्ट माइनस एक्स इज माइनस ऑफ इंटीजर पार्ट एक्स. मतलब अगर जिंट के अंदर माइनस मल्टीप्लाइड है इनपुट में, तो माइनस को बाहर निकाल सकते हैं प्रोवाइडेड कि एक्स इंटीजर हो. बट अगर एक्स इंटीजर नहीं है तब वो माइनस बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन उसके साथ एक -1 ऐड करना पड़ेगा. दिस इज द प्रॉपर्टी. और जो मैं बता रहा हूं उसको समझो कि ऐसी किसी भी प्रॉपर्टी या किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करना है तो आप क्या करेंगे, तो आप यहाँ कहीं लिख दो नोट करके. एक हिंट है आपके लिए, सोचने का तरीका है. टू सॉल्व एनी इक्वेशन ऑब्लिक इनइक्वालिटी इन्वॉल्विंग x and jint x and fractional part of x. अगर किसी इक्वेशन में या इनइक्वालिटी में ये तीनों प्रेजेंट है, मतलब वेरिएबल x भी प्रेजेंट है और उसका इंटीजर पार्ट भी प्रेजेंट है और उसका फ्रैक्शनल पार्ट भी एज अ वेरिएबल एज एन अननोन दिख रहा है, ऐसे इक्वेशन इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? स्प्लिट और रिप्लेस x को 2. किसी भी रियल नंबर को मैं क्या लिख सकता हूं? कोई भी रियल नंबर अपने इंटीजर पार्ट फ्रैक्शनल और अपने फ्रैक्शनल पार्ट का सम होती है. तो हम क्या करेंगे, x को हटा देंगे, x की जगह पर ये रिप्लेस कर देंगे, तो x वहां से गायब हो जाएगा, क्योंकि x के साथ एक ट्रबल है. x एक रियल नंबर है. रियल नंबर जो है वो अनबाउंडेड होता है, -∞ से इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है. पहला इसका ट्रबल तो ये है कि उसको फिगर आउट करना, लोकेट करना बहुत मुश्किल है. दूसरा कि x बीइंग रियल नंबर इट टेक्स कंटिन्यूअस वैल्यूज, तो उसको फिगर आउट करना फिर से मुश्किल है. अनबाउंडेड, कंटिन्यूअस, निरंतर और अप टू इन्फिनिटी है. तो इसलिए x को हम वेरिएबल के तौर पे, अननोन के तौर पे अगर x आया तो उसको लोकेट करना इज टफ. तो उसको मैंने क्या किया, मैंने उसको लिखा इंटीजर पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट. अब ये इंटीजर पार्ट की खासियत क्या है तो ये भी अनबाउंडेड है, बट ये कंटिन्यूअस नहीं है. इसकी वैल्यूज अनबाउंडेड एंड डिस्क्रीट हो गई. जैसे इसकी वैल्यू क्या होगी, तो सारी वैल्यू नहीं लेता, ये कुछ फिक्स वैल्यू देता, 0 1 2 -1, इंटीजर वैल्यू ही लेगा. तो लोकेट करना रिलेटिवली ज्यादा इजी है. दूसरा फ्रैक्शनल पार्ट जो आपने ब्रेक किया, ये एक बाउंडेड है. बाउंडेड मतलब इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही होती है, हालांकि कंटिन्यूअस होती है लेकिन बाउंडेड हो गया. तो इसको भी लोकेट करना रिलेटिवली ज्यादा आसान है. इस वजह से करते हैं. ये नहीं कि मैंने बोला ऐसा कर दो और आप उसको बांध के बैठ जाओ कि ऐसा कर दो, ऐसा सर ने बोला तो ये ब्रह्म वाक्य है, इसको करना है. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. कोई रीजन है, वजह है, इसलिए ये बताया जा रहा है कि ऐसा करना है. ठीक है. अब कोई भी चीज को अगर ऐसे, जैसे इसी को वर्कआउट करना है ना, तो आप LHS से स्टार्ट करना और फिर ऐसे, जैसे ऐसे लिखा हुआ -x, तो आप इसको ऐसे लिख देना या अभी लिख लो, अभी कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है. माइनस ऑफ x की जगह ये डाल दो,
इंटीजर पार्ट एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, या एफ भी डाल सकते हो, इसके जगह आप एफ भी यूज कर सकते हो। कंडीशन सिर्फ ये होगी कि एफ लाइज 0 to 1, ये ध्यान रखना है आपको। तो हम खुद सॉल्व कर लेंगे। हाँ, इसके बाद में अपने आप ट्राई कर लेना आप, ऐसा माइनस ऑफ जिंट एक्स करके माइनस फ्रैक्शनल पार्ट एक्स करके। अब आप अपने सोचना, नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में आप बोलेंगे तो मैं करा दूंगा, ठीक है। तो ये तो हो गया जिंट का फंक्शन, एज अ फंक्शन जिंट की प्रॉपर्टी का। अब इसके बाद लिखेंगे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, उसका भी डिफाइन करके और उसको खत्म कर दें, सो दैट नेक्स्ट क्लास में हम लोग इक्वेशन इनइक्वालिटी पे फोकस करें जो इसको इन्वॉल्व करती है। तो हेडिंग देंगे बेटा, इसको हटा रहा हूं मैं, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, या ये क्वेश्चन इसका आंसर कर दो। चलो इसका आंसर पहले कर दो फिर। फैक्टर किया, टू इंटू थ्री, जिंट एक्स माइनस 3 इंटू जिंट एक्स प्लस 2, 0। यहाँ से आया जिंट एक्स की वैल्यू या तो 3 होगी और या तो -2 होगी, एंड देयरफॉर एक्स बिलोंग्स टू -2 क्लोज्ड से 3 -1 ओपन, और 3 क्लोज्ड से 4 ओपन। ऐसे बी का आंसर भी आप कर गए होंगे। तो इट्स नॉट अ बिग डील, हो गया होगा। जिंट ऑफ एक्स -2 की वैल्यू आएगी +-3, एंड देयरफॉर जिंट ऑफ एक्स -2 की वैल्यू आएगी +-3। यहाँ से जिंट ऑफ एक्स की वैल्यू आएगी 2 + 3 5, और 2 - 3 -1। तो x आएगा तुम्हारा -1 से 0 ओपन, यूनियन 5 क्लोज्ड से 6 ओपन। एंड प्लीज चेक योर आंसर, अगर यही आंसर आ रहा है तो यू आर करेक्ट। यही आंसर था सबका रिस्पेक्टिवली? यस सर। यस सर। राइट। इसके बाद लिख दो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। अगली क्लास में फ्रैक्शनल पार्ट को रिवाइज करते हुए और फिर इक्वेशन इनइक्वालिटी करेंगे। अभी आप लिखेंगे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या है। अब फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन वही है एफ जिसको बोल रहे हैं, ठीक है। तो आप लिखेंगे सिंस एवरी रियल नंबर एक्स इज समेशन ऑफ इट्स इंटीजर पार्ट आई प्लस फ्रैक्शनल पार्ट एफ, where f lies 0 to 1, and therefore each real number has each real number has exactly one fractional part, and that fractional part f will be obtained by subtracting इंटीजर पार्ट ऑफ द नंबर फ्रॉम x। इसका मतलब है कि इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, तो इसका नोटेशन मैंने बताया था, डिनोटेड बाय करली ब्रैकेट x। तो करली ब्रैकेट से इसका हम नोटेशन देते हैं, और अगर मैं f को करली ब्रैकेट x बोल रहा हूं तो ऐसे लिखूंगा करली ब्रैकेट x इज इक्वल टू नंबर x माइनस i, मतलब इंटीजर पार्ट ऑफ x। तो किसी भी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट उस नंबर में से उसके इंटीजर पार्ट को सब्ट्रैक्ट करके मिलेगा। दिस इज द बेसिक आइडिया। बिकॉज इंटीजर पार्ट हम किसी भी नंबर का निकालना जानते हैं,
तो यहां से डेफिनेशन आ गई। क्या आई भाई? डेफिनेशन ये आई साहब कि अगर x की वैल्यू n से n+1 में लाई कर रही है, where n is some integer, where n is any integer, तो इस कंडीशन में जिंट x की वैल्यू n होती है, तो आंसर आएगा x माइनस n। तो फ्रैक्शनल पार्ट x को अगर मैं इस रूल से डिफाइन करूं, इस रूल से मतलब इस रूल से कि फ्रैक्शनल पार्ट x इज द नंबर, जिस नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट चाहिए उस नंबर में से n सब्ट्रैक्ट करना है। कब? जब x n से n+1 क्लोज्ड है तो। देयरफॉर अगर x की वैल्यू 0 से 1 है तो n क्या होगा? 0। जिंट x 0 होगा तो फ्रैक्शनल पार्ट इज इक्वल टू x, मतलब 0 से 1 के बीच जो भी नंबर्स हैं वो अपना खुद ही फ्रैक्शनल पार्ट है। 0.1 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.1, 0.2 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.2, 0.999, व्हाट इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0.999? 0.001. 0.999 Same, sir. सेम। व्हाट इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3/7? तो 3/7, क्योंकि 3/7 0 से 1 के बीच में है, इंटीजर पार्ट 0 है। ऐसे ही अगर 1 से 2 है, x अगर 1 से 2 वेरी कर रहा है तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? x-1। हाँ, तो 1 से 2 कोई भी नंबर, जैसे 1.7 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? तो 1 सब्ट्रैक्ट कर दो 0.7। Yes. अगर 2 से 3 है तो 2 से X 3 में लाई -2. करने वाले किस? -2. हाँ, 2 से 3 में 2 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। -1 से 0 में क्या करना पड़ेगा बेटा? -1 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। -1 सब्ट्रैक्ट करना मतलब 1 ऐड करना पड़ेगा। X plus जैसे हाँ, जैसे मैं बोलूंगा 0.73 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, तो आप बोलोगे -0.73 minus + 1। 1.73. Yes, नहीं, sir. तो आज 1 ऐड कर दोगे, तो 1 ऐड करोगे तो आएगा 0.27। इसका फ्रैक्शनल पार्ट 0.27 है। -2 से -1 में अगर नंबर लाई करें तो फ्रैक्शनल पार्ट x+2 हो जाएगा। X+2. अब बिकॉज अगर मैं इसको आउटपुट को y रखूं तो देखो y = x, y = x+1, y = x+2, y = x-1, ये सब लाइंस आ रही हैं, स्ट्रेट लाइंस, वन स्लोप की लाइन है ये सारी की सारी। तो अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो इसका ग्राफ कैसा होगा वो बता के आज की क्लास को वहीं पर मैं क्लोज करूंगा। ये देखो, लेट अस ट्राई टू फिक्स द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन कि इसका ग्राफ कैसा होगा। तो आप ऐसे एक y एक्सिस बना लो, फिर ऐसे x एक्सिस, बिल्कुल उसी तरह से जैसे जिंट का ग्राफ हमने ड्रॉ किया था, और यहाँ पर भी हम उसी तरीके से स्केल बना लेते हैं टू जस्ट मेक इट लिटिल इजियर। ये x = 1 लाइन है, ऐसे x = 2 लाइन है, x = 3 लाइन है, तो कम से कम 3 वर्टिकल राइट में ले लेते हैं, ऐसे 3 वर्टिकल लेफ्ट में ले लेते हैं, 2 वर्टिकल लेफ्ट में ले लेते हैं ऐसे, x = -1 एंड x = -2 से, एंड y = 1 है ये, ऐसा y = 2 है ये। पैरेलल लाइंस आ जाएंगे ग्राफ में। हाँ, अब हमें देखना क्या है कि अलग अलग इंटरवल में अलग अलग स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स आ रहे हैं, जैसे कि ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये -1 है, ये -2 है। तो हम बोल रहे हैं -2 से -1 में क्या आ रहा है, तो ये इस वाले इंटरवल के लिए हमारा ग्राफ जो है वो एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट हो रहा है। वो लाइन क्या है? y = x+2। अब किसी भी लाइन को प्लॉट करने के लिए क्या बताया था मैंने? लाइन का प्लॉट करने के लिए क्या करना चाहिए? तो 2 पॉइंट चाहिए होते हैं, 2 पॉइंट। तो एक तो लेफ्ट वाला -2 पुट करो, -2, तो -2 इनपुट दोगे तो आउटपुट क्या आएगा? 0। इसमें अरे बोलो हाँ या ना? Yes, sir. तो -2, 0 पॉइंट से ये पास करेगा, तो ये -2, 0 है, -2, 0। अब इसी लाइन में, इसी फॉर्मूले में आप x की वैल्यू क्या डालो? -1, लेकिन ध्यान रहे -1 ओपन है,
x की वैल्यू -1 के इक्वल नहीं हो सकती, उसके पास तक जा सकती है। तो अगर मैं -1 डालूं तो क्या आएगा? -1, Zero. 1 1 1 1 -1 + 2 1 आ जाएगा। तो -1, 1 यहाँ है, यहाँ, बट ये पॉइंट हमें लेना नहीं है क्योंकि x की वैल्यू में -1 यहाँ नहीं प्लेस कर सकता। बट x की वैल्यू मैं क्या प्लेस कर सकता हूँ? -1 से जस्ट छोटी नंबर, जैसे मैं लिख सकता हूँ -1.1 तो डाल सकता हूँ। अब -1.1 में अगर आप 2 ऐड करोगे तो क्या आएगा? 0.9 आएगा ना। यस सर। अगर x की वैल्यू -1.0001 भी डाल सकता हूं मैं, इसमें 2 ऐड करके आंसर क्या आएगा? 0.999। हाँ, इसका मतलब है कि हमारा जो लाइन होगी, इन्हीं दोनों पॉइंट को ड्रॉ करो, दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो, बट ये वाला पॉइंट छोड़ देना है, एंड वाला, बस। तो ये ऐसे एक लाइन सेगमेंट आ जाएगी। It can go, this line will go as close to -1, 1 as possible, but it will not occupy that point, -1, 1. Similarly, if you try to mark this line, y is equal to x plus 1 लाइन है जी, y is equal to x plus 1 तो आप जानते हो, -1 पर 0, तो यहां से स्टार्ट होगी, ये चीज है। यहां से स्टार्ट होगी, लेकिन ये वाले पॉइंट तक नहीं जाएगी। कौन से पॉइंट तक नहीं जाएगी? 0,1 तक नहीं जाएगी। यहाँ पर सर्कल होगा। अब इन दोनों को भी ज्वाइन कर दो इसी तरह से, एक लाइन सेगमेंट ऐसे फिर आएगा। ये लाइन सेगमेंट का भी स्लोप क्या है? वही सेम स्लोप है, इसी के पैरेलल है। अब इसी तरह से यहाँ से एक पैरेलल लाइन यहाँ तक आएगी, ऐसे यहाँ से पैरेलल लाइन यहाँ तक आएगी। तो यू विल गेट दीज √2 लेंथ के पैरेलल लाइन सेगमेंट ऐसे मिलते रहेंगे, 1 स्लोप वाले, starting from every integer on x-axis and going to the diagonal of the square. अब यहां पर इस ग्राफ को देख करके बता सकते हो व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन? All real. हर रियल नंबर का कुछ न कुछ तो फ्रैक्शनल पार्ट होगा। Every real number has a fractional part and that fractional part lies between range. Range क्या है? कहां से कहां तक वैल्यू आएगी? आउटपुट कहां से कहां तक आएगा? 0 to 1. 0 close to 1. 0 close to 1 या open. 0 closed to 1 open। तो ये डोमेन समझ में आ गया, रेंज समझ में आ गई। एक और बात समझ में आ रही यहां पर, वो है कि ये रिपीट कर रहा है फ्रैक्शनल पार्ट, बड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसे मान लो एक नंबर है 0.4, 0.4 का जो फ्रैक्शनल पार्ट है, वही फ्रैक्शनल पार्ट इनफिनाइट नंबर ऑफ नंबर्स का है। 0.4 plus m where m is an integer। हाँ। तो इसका मतलब है कि सेम फ्रैक्शनल पार्ट अगर आप ऑब्जर्व करो तो एक यूनिट के बाद ये रिपीट कर रहा है। जैसे ये कौन सी नंबर है? 1.4 का भी फ्रैक्शनल पार्ट वही है, 2.4 का भी फ्रैक्शनल पार्ट वही है, 3.4 का भी वही होगा, -0.6 मतलब -1 प्लस 0.4 का भी वही होगा। तो एक यूनिट के बाद फ्रैक्शनल पार्ट रिपीट हो रहा है, एक यूनिट के बाद। इसको बोलते हैं पीरियोडिक है, मतलब कोई नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट और उसमें 1 ऐड कर दो तो फ्रैक्शनल पार्ट चेंज नहीं होता। तो ये एक प्रॉपर्टी ये भी लिख दो कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 2 इज इक्वल टू सो ऑन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस n वेयर n इज एन इंटीजर। तो इसका मतलब है कि इसी को बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट x जो फंक्शन है, इट इज अ पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड 1। एक पीरियड, एक यूनिट पीरियड से ये रिपीटिंग फंक्शन है। जैसे आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ते हो ना, साइन एक्स पीरियोडिक होता है ना, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि एक 2 पाई के बाद उसकी वैल्यू या 360 के बाद उसकी वैल्यू रिपीट हो जाती है, ठीक है, उसका पूरा नेचर ही रिपीट हो जाता है। ऐसे फ्रैक्शनल पार्ट भी 1 पीरियड से पीरियोडिक है, 1 ऐड करने से फ्रैक्शनल पार्ट चेंज नहीं होता है। ये बात भी समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, तो आज का डिस्कशन में जो कुछ मैंने बताना था रिगार्डिंग दीज 2 फंक्शंस वो इंट्रोड्यूस हो गया। जिंट के बारे में आप काफी कंफर्टेबली अब क्वेश्चन कर ले रहे हो,
तो आपको क्या क्या वर्क करना है वो मैं बता रहा हूं। गेम 15 आपको ऑलरेडी मिली हुई है रिलेशन फंक्शन की। यस सर। गेम 15 में आपको इसके जितने भी क्वेश्चन हैं कहाँ पर जिसमें इनइक्वालिटी है उनको आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, बट मैं बोलूंगा आप अपना दिमाग लगाओ और करो। ठीक है, गेम 15 को सॉल्व करो। एटलीस्ट यू विल सॉल्व अप टू क्वेश्चन नंबर 5। फर्स्ट 5 क्वेश्चन गेम 15 के कंप्लीटली सॉल्व करेंगे आप। और गेम 15 का जो मैं लिख देता हूं क्या क्या सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 ये तो करना ही है आपको। इसके साथ साथ यू कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 19, 19 and 20 और पीसी के और क्वेश्चन नंबर 24, 25। ठीक है, इसको सॉल्व कर जाएंगे और पीसी के वाले क्वेश्चन भी कर जाएंगे। तो आज के लिए इतना है। सैटरडे को फिर से मिलते हैं सेम टाइम। व्हाट्सएप पे वो भेजा था, मेरे को समझ आया था। हाँ, क्या क्या सब सारे क्वेश्चन समझ कौन असाइनमेंट लेवल 1 का असाइनमेंट लेवल 1 का कौन सा क्वेश्चन बेटा? सर 33। असाइनमेंट लेवल 1 का 33। ओके, जस्ट होल्ड ऑन। सर मैंने असाइनमेंट लेवल 2 के भेजे थे, मेरे को क्वेश्चन ही नहीं समझ आया क्या लिखा हुआ है। हाँ, एक क्वेश्चन मैंने देखा था बेटा, उसमें थोड़ा सा यस मिसप्रिंट सर, है। लेवल 2 का 1 का नहीं, लेवल 2 का। एक क्वेश्चन तुमने जो भेजा था, मैंने एक बार मेरी निगाह गई थी वहां पर, तो वो उसमें मिसप्रिंट था। मैं उसको चेक करके बताऊंगा, कुछ गड़बड़ है। हाँ, कौन सा क्वेश्चन तुम बोल रहे थे? सर मैंने तो 33 भेजा था, एक 35 भेजा था। 33 में मिसप्रिंट है, मेरे को 35 में समझ नहीं आया क्या करना है। 35 में मैं हिंट दे देता हूँ। सर अभी करा नहीं है। 35 तक बता दीजिए, बाद में बता दीजिए। हाँ नहीं, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ, सिर्फ मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन क्या है। और उसके बाद अपने आप सोच रहे x+1 था इंटू y+2 था इंटू z-3 था। बोल रहे हैं लेस देन 0। अगर सेम वेरिएबल होता तब तो एक लाइन का काम था। यस सर। बिकॉज ये वेरिएबल्स अलग अलग है और एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, तीनों रियल नंबर्स हैं, तो आई वुड से सिंपली दैट 3 नंबर्स का प्रोडक्ट नेगेटिव कब होता है जी? जब इसमें या तो एक नेगेटिव और 2 पॉजिटिव हो। आ गया सर, आ गया। या तो असाइनमेंट लेवल 2 का क्वेश्चन नंबर 3 भी। असाइनमेंट लेवल 2 का क्वेश्चन नंबर 3। असाइनमेंट लेवल 2 का क्वेश्चन नंबर 3। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 तो शायद डिस्कस हो गया था आज ग्रुप में। सर वो हमारे सुबह हुआ था सर, डाउट क्लास में। हाँ, तो तुम लोगों के ग्रुप में नहीं होगा तो तुम अपने ग्रुप में डिस्कस कर लेना बेटा, उसको अभी मैं शेयर कर दूंगा। समझ रहे हो? अभी मैं शेयर कर देता हूँ, उसको देख लो। नहीं क्लियर होगा तो अपने वाले डिस्कशन सेशन में दोबारा पूछ लेना। यस सर। अभी इसमें मुझे ट्रैक करना पॉसिबल नहीं, कहाँ पर है, पीछे पड़ी हुई असाइनमेंट है। और वो इंटरवल वाला है कि क्लोज इंटरवल में एक हाँ, नहीं वो डिस्कशन जो है अभी मैं शेयर करूँ, वो काफ़ी डिटेल डिस्कशन है, एक पेज मतलब लगभग 5-7 मिनट का, तो वो पूरा देख लेना। अभी मैं शेयर कर देता हूँ उसको। ठीक है, और कोई क्वेरी तो नहीं है? बाकी आपके डिस्कशन सेशन में बात करेंगे। गुड नाइट सर। ओके बेटा, गुड नाइट, बाय। थैंक यू सर। और उसके वो इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन करते रहो यार, क्योंकि आगे वही अब इनइक्वालिटी पे आएंगे ना, क्योंकि असाइनमेंट लेवल के क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे। यस सर, बस 15-20 रह रहे हैं लास्ट के। ठीक यस सर। ठीक है, चलो।